84 में दाऊद की आखिरी बार गिरफ्तारी हुई। छोटा राजन इतना करीब था दाऊद के जिसकी वजह से डी कंपनी में कुछ लोग छोटा राजन से जलते थे। एक अनीस चिढ़ता था छोटा राजन से, छोटा शकील चिढ़ता था छोटा राजन से। ये जो शरद शेट्टी है वो भी छोटा राजन से जलता था। दाऊद ने अपनी पत्नी के नाम पर महजबीन नाम का एक टावर बनाया था पाकोड़िया स्ट्रीट में। अभी भी है। दाऊद ने एक बार इंटरव्यू में कहा था अगले जन्म में वो दयाशंकर जैसा ही कोई अधिकारी बनना चाहता है अगर उसको ऐसा मौका मिले तो। दाऊद जो है यहाँ से फिल्मी हस्तियों को बुलाता था दुबई में। सब बड़े बड़े जो 80s में जो बड़े बड़े नाम थे ना वो सब वहां पर आते थे नाचने गाने के लिए फिल्मी दुनिया के। कपिल देव दाऊद की तरफ देखते हैं, बोलते हैं और ये जनाब कौन है, ये कौन है? तो बोलता है ये दाऊद इब्राहिम मेरे साथ। यहाँ से दाऊद का खौफ कई गुना बढ़ गया जो है और दाऊद एक नेशनल लेवल पे बड़ा नाम हो गया। 93 के ब्लास्ट में उसका नाम आया 12 मार्च 1993 के। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र दीक्षित। डू वॉच मी ऑन बी ब्लंट पॉडकास्ट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। थैंक यू। सो आज के जो मेरे गेस्ट है जितेंद्र दीक्षित जी, कंसल्टिंग एडिटर ऑफ एनडीटीवी, ऑथर भी है, जर्नलिस्ट भी है, मल्टीटास्क है। जीतू भैया मुझे बताइए, क्या दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है? मेरा तो मानना है जिंदा है। हालांकि पिछले 20 सालों में दाऊद के मरने की खबर कम से कम 4 से 5 बार आ चुकी है और जब भी खबर आती है उसके मरने की तो 3-4 दिन के बाद ये भी खबर आती है कि नहीं वो मरा नहीं है। अब होता ये कि कई बार ये खबर सिर्फ अफवाह होती है, जो है जानबूझकर कुछ लोग कई बार उड़ा देते हैं जी। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी भी होती है कि दाऊद के मरने की खबर को उड़ाया जाए। ओके। तो जब ऐसी खबर उड़ती है तो उसके बाद जो भी अंडरकरंट्स होते हैं या जो भी उसके बाद हरकतें होती हैं जी, उस पर एजेंसियां गौर करती हैं। ओके। तो उससे कुछ ना कुछ उन्हें हासिल होता है। फूड पॉइजनिंग की खबर आई थी। हाँ बिल्कुल, जो पिछली बार दाऊद मरा था तो फूड पॉइजनिंग से मरा था। उसके बार-बार जिंदा होता है। राजन गिरोह की ओर से फायरिंग से भी मर चुका है। फिर अननोन मैन भी उसको मार चुके हैं। तो दाऊद पिछले मतलब 20 सालों में 4-5 बार मर चुका है इस तरह से। तो जीतू भैया, दाऊद इब्राहिम कास्कर की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर एक दुबला पतला सा ऑर्डिनरी सा दिखने वाला लड़का दाऊद इब्राहिम बना कैसे? देखिए, कहानी ऐसी है कि दाऊद इब्राहिम का जो मूल है वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में खेड़ के पास एक मुमके गांव है जी। वहां पर उसका पुश्तैनी घर है। सबसे पहले टीवी पर वो घर मैंने ही दिखाया था। साल 2003 में मैं और मेरे साथ में जेडे नाम के पत्रकार, जो बाद में जिनकी हत्या कर दी गई छोटा राजन गिरोह की ओर से, तो हम दोनों सबसे पहले वहां पर गए थे और हमने उसको शूट किया था और मैंने दिखाया था जी। तो जो दाऊद के पिता थे वो मुमके से थे और मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल का काम करते थे, क्राइम ब्रांच से भी जुड़े रहे जी। और यहाँ पर जिस इलाके में वो रहते थे, पाकमोड़िया स्ट्रीट में, जहाँ पर उन्होंने घर लिया था, उस इमारत का नाम मुसाफिर खाना है। वो एक चौल टाइप की इमारत थी और वो इलाका जो एक तरह से हब था उन दिनों में जो है क्रिमिनल्स का जी। और अभी भी है कुछ हद तक जी। और हाजी मस्तान का ऑफिस वहीं पास में है। करीम लाला वहां से कुछ दूरी पर ग्रैंड रोड में रहता था। पठान गैंग के लोग वहां पर थे। यूसुफ पटेल वहां पर एक्टिव था। तो और इसके अलावा जो डोसा ब्रदर्स, मुस्तफा डोसा जो है, मोहम्मद डोसा, ये सारे लोग भी उस पूरे इलाके में एक्टिव थे। पैरेलल गैंग चला रहे थे। तो अब दाऊद की अपब्रिंगिंग ऐसे इलाके में हुई थी और दाऊद ने शुरुआत में एक क्रिकेट का ग्रुप बनाया था। उसका नाम लिया था आजाद ग्रुप। आपको याद होगा, आप ज्यादा मेरे से उम्र में छोटे नहीं है, कि उस जमाने में जो है गली मोहल्लों के लड़के मिलकर क्रिकेट क्लब बना लेते थे। छोटे छोटे जो है 12-15 लड़के मिलकर और उसका नाम कुछ दे देते थे, यंग 11 क्रिकेट क्लब या 11 स्टार्स क्रिकेट क्लब। इस जैसे क्रिकेट क्लब होते थे और फिर उनका इलाके में कहीं कोई टूर्नामेंट भी कोई पॉलिटिशियन रख देता था मैदान में। संडे के दिन जो है फिर ये टीमें आपस में मैच खेलती थी और फिर जो जीतता था उसको अवार्ड मिलता था। तो ऐसी एक टीम जो है दाऊद ने बनाई थी, उसका नाम रखा था आजाद ग्रुप। इस टीम में छोटा शकील भी था, अच्छा, अनीस दाऊद का भाई भी था, ओके, और भी लोग थे। साबिर, हाँ, साबिर दाऊद का बड़ा भाई था, जिसकी बाद में पठान गैंग ने हत्या कर दी थी। तो ये तमाम लोग थे। अब ऐसा था कि शुरुआत में दाऊद ने जो है छोटे मोटे अपराधों के जरिए काम करना शुरू किया। पहले जो स्मगलिंग के जो पुराने पहले के एस्टेब्लिश्ड सिंडिकेट्स थे उनके लोगों के लिए उसने काम करना शुरू किया। और फिर एक बार उसने मस्जिद बंदर इलाके में उसका जो पहला बड़ा गुनाह था
वो उसने मस्जिद मंदिर इलाके में किया था, जहां पर उसने लूटा था, एक हवाला कारोबारी को जो है लाखों रुपए की लूट की थी। और टीबी गौड़ नाम के एक अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, अब वो उनका निधन हो गया है, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया था और उसमें उसका कन्विक्शन भी हुआ था। तो अच्छा, दाऊद गिरफ्तार हुआ था? हाँ बिल्कुल, दाऊद गिरफ्तार हुआ था, एक बार नहीं कई बार हुआ था दाऊद जो है। इनफैक्ट उसकी आखिरी गिरफ्तारी जब हुई थी तो वसंत ताजने नाम के एक अधिकारी थे, अभी हाल ही में मैंने उनसे मुलाकात की, तो 84 में दाऊद की आखिरी बार गिरफ्तारी हुई। दाऊद 86 में भागा, 84 में उसकी लास्ट गिरफ्तारी हुई थी और उसकी कोशिश थी 84 में ही भागने की, वो हज करने के बहाने भागने की कोशिश कर रहा था। और ये जानकारी मुंबई पुलिस को मिली थी, कुछ मामलों में वांटेड था, एक्टॉर्शन वगैरह के, तो उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची मुंबई पुलिस की सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर और वहां पर उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो वो आखिरी बार गिरफ्तार हुआ था। लेकिन पहली गिरफ्तारी और आखिरी गिरफ्तारी के बीच में काफी कुछ हुआ। वही हमने देखा कि किस तरह से दाऊद एक बड़ा नाम बनकर उभरा। अच्छा, दाऊद की अंडरवर्ल्ड में एंट्री के पहले की अगर मैं बात करूं तो तब अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर्स नहीं होते थे। तब जो है, जो 3-4 बड़े नाम थे अंडरवर्ल्ड के, हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, वरदा राजन मुदलियार, ये जो तमाम लोग हैं, इन्होंने अपने अपने धंधे बांट रखे थे, अपने अपने इलाके बांट रखे थे, और कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता था। आपस में सब मिलजुल कर रहते थे और किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि यहाँ पर जो नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट है बिल्डी बाजार के नाके पर, नल्ली नहारी के लिए जो फेमस है, मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग खाते हैं उसी के लिए जाते हैं वहां पर, तो वहां पर इफ्तार पार्टी रमजान में रखी जाती थी। तो उसमें सभी बड़े गैंगस्टर्स वहां पर पहुंचते थे। तो इस तरह से इनके बीच में आपसी ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। लेकिन दाऊद की एंट्री के बाद में फिर गैंग वॉर शुरू हुआ और अंडरवर्ल्ड, मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खून खराबा शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, लेकिन सामने आप ये जो दया शंकर चौक लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इससे जुड़ी हुई एक कहानी है। दया शंकर मुंबई के कस्टम विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी थे और अपनी ईमानदारी के लिए बड़े जाने जाते थे। वो कभी पैसा नहीं खाते थे, यहाँ तक कि अगर वो कुछ माल पकड़ते थे तो वो रिवॉर्ड भी नहीं लेते थे उसका। और कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। एक बार दाऊद के घर पर शादी थी तो अनीस इब्राहिम किसी वांटेड गाड़ी में जा रहा था, जो गुजरात के किसी कस्टम्स के केस में वांटेड थी, और दया शंकर गुजर रहे थे मरीन ड्राइव से, तो उन्होंने अनीस इब्राहिम को जाते हुए देखा और देखा कि ये गाड़ी तो वांटेड है। तो उन्होंने पीछा किया और अनीस इब्राहिम का पीछा करते करते पाकमुड़िया स्ट्रीट में उसके घर तक पहुंच गए। और जब घर पर पहुंचे तो देखा वहां पर बड़ा जश्न का माहौल है, शादी वादी चल रही है। लेकिन दया शंकर डरे नहीं, उन्होंने सीधा ऐसे कॉलर पकड़ा और उसको घसीट कर लाने लग गए वापस। वो अपनी जीप से, जिप्सी से फॉलो कर रहे थे उसको घसीटने लग गए। तो लोगों ने बड़ा घेर लिया और मारने वारने के लिए भी आए दया शंकर को। तो दाऊद आ गया सामने और दाऊद जानता था कि दया शंकर की रेपुटेशन क्या है, किस तरह के ईमानदार अधिकारी है। तो दाऊद ने कहा दया शंकर से, साहब आज घर में शादी है। दाऊद के एक भाई की शादी थी, हुमायूं की शायद शादी थी उस रात को। बोले देखिए घर में शादी है और आप भाई को इस तरह से उठाकर ले जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सब जश्न चल रहा है तो सबका मूड खराब हो जाएगा और ये सही नहीं है। आप इसको आज रात के लिए छोड़ दीजिए, मैं कल सुबह खुद आपके ऑफिस में इसको लाके हाजिर कर दूंगा। दया शंकर ने कहा ठीक है, मैं लेकिन गाड़ी लेके जाता हूँ। जो गाड़ी आया था वो गाड़ी लेकर गया और बोला कि ठीक है मैं तेरी बात पे यकीन करता हूँ, लेकिन याद रख अगर तूने अपने जबान पे कायम नहीं रहा तो फिर क्या होगा। दाऊद ने बोला बिल्कुल। ताज्जुब की बात है कि दाऊद ने अगली सुबह अनीस को हाजिर कर दिया। मरीन स्टेशन के पास में जो प्रिवेंटिव का ऑफिस था कस्टम्स के, वहां पर दाऊद उसको ले जाकर उसने हाजिर कर दिया अनीस को। और खाली एक ही रिक्वेस्ट की, साहब मारपीट मत करना। अच्छा, तो ये कहानी दया शंकर से जुड़ी हुई है। और दाऊद ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो दया शंकर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता है और अगर देश में दया शंकर जैसे और अधिकारी हो जाएंगे ना तो ये देश पूरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और अगले जन्म में
वो दयाशंकर जैसा ही कोई अधिकारी बनना चाहता है अगर उसको ऐसा मौका मिले तो। मतलब इतना इंस्पायर था वो हाँ, उनकी ईमानदारी दयाशंकर से बिल्कुल। मुझे ना डिटेल में जानना है कि क्यों मारा था उसके दाऊद के भाई को, और किस तरह से फिर दोनों गैंग में राइवली हुई और कैसे हुआ? नहीं देखिए, दाऊद के भाई को प्रभा देवी में मारा गया था। अच्छा। और प्रभा देवी में इसलिए मारा गया था क्योंकि दोनों में देखिए राइवल्टी जो है ना स्थानीय मुद्दों को लेकर थी। अच्छा। जो है अपने इलाके में वर्चस्व को कायम करने के लिए उस इलाके में, और खास करके जो एक्सटॉर्शन का रैकेट या अलग अलग धंधों से जो कमाई होती थी उसको हासिल करने के लिए इनके बीच में जो है झगड़े शुरू हुए थे। और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि खून खराबे तो हो गए। लेकिन ताज्जुब की बात है, पहले ये लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अच्छा। ऐसी ऐसी तस्वीरें भी आपको अभी पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगी, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, जहां पर दाऊद इन पठान गैंग जिनको दाऊद ने मारा उनके साथ में उसने तस्वीरें खिंचाई थी। शादी ब्याह के मौके पर ये लोग साथ में मिलते जुलते थे, साथ में तस्वीरें खिंचाते थे। लेकिन आगे चलकर जो है प्रोफेशनल कारण से, मतलब इनके जो आपराधिक गतिविधियों के कारण से इन लोगों में आपस में दुश्मनी हुई, फिर ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब आपने जो सवाल पूछा कि वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने दाऊद को एकदम से राइज दे दिया और दाऊद जो है एक बड़ा नाम बन गया, तो मैं कहूंगा जे शूटआउट। ओके। जे शूटआउट जो है 1992 में हुआ था। ओके। और इसमें पहली बार मुंबई अंडरवर्ल्ड ने 500 राउंड गोलियां चलाई थी और इसमें AK राइफल्स का इस्तेमाल हुआ था। ओके। इतने बड़े शूटआउट में। अब इसकी कहानी क्या है मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, हुआ ये था कि डी कंपनी ने अरुण गौली जो एक राइवल अंडरवर्ल्ड डॉन था, उसके बड़े भाई, अरुण गौली के बड़े भाई पापा गौली की हत्या कर दी थी। ओके। बदले में अरुण गौली ने दाऊद के बहनोई, यानी कि दाऊद की बहन के पति हसीना पारकर, जो दाऊद की बहन थी, उसके पति इब्राहिम पारकर की नागपाड़ा में हत्या कर दी। ओके। अब जो दो शूटर थे जिन्होंने की गोलियां बरसाई थी इब्राहिम पारकर पर, वो लोग कुछ दिनों बाद एक दूसरे मामले में पकड़े गए थे। अच्छा। कहीं पर उन्होंने और भी किसी शूटआउट को अंजाम दिया था और पब्लिक ने उनको बहुत मारा पीटा था। अच्छा। और घायल हालत में उनको जे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। अच्छा। तो उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि दाऊद की ना केवल एक तो उसके रिश्तेदार की हत्या हुई थी, बल्कि दाऊद की एक तरह से नक्कटी भी हुई थी ना, कि दाऊद जैसे, हाँ, दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के बहनोई को मारा और दाऊद कुछ करेगा ही नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया था अंडरवर्ल्ड में, इज्जत का सवाल था। और तो ऐसे में फिर तय हुआ कि बदला लेना है, और बदला लेने के लिए पता किया गया, रेकी कराई गई कि ये जो दोनों शूटर हैं ये कहाँ पर एडमिट है, जे अस्पताल में कौन से वार्ड में एडमिट है, सारा कुछ बड़े डिटेल में। और फिर पूरी साजिश रची गई और इस शूटआउट को अंजाम दिया गया जी। और इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी मारे गए और इन दो में से एक शूटर मारा गया, शैलेश हल्दनकर जो है, ओके, वो भी मारा गया, दूसरा शूटर बच गया। ओके। तो ये एक ऐसा शूटआउट था जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक लैंडमार्क था और डी कंपनी के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट भी था। ओके। यहाँ से दाऊद का खौफ कई गुना बढ़ गया जो है, और दाऊद एक नेशनल लेवल पे बड़ा नाम हो गया। ओके। इस शूटआउट के बाद, हाँ, इस शूटआउट के बाद फिर उसके बाद तो उसने और भी काम किए। उसके बाद तो 93 के ब्लास्ट में उसका नाम आया, 12 मार्च 1993 के। तो दाऊद को किसी ने तो क्रिएट किया होगा अपनी कोई मतलब के लिए, या जैसे, हाँ बिल्कुल। देखिए, दाऊद को एक कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो दाऊद के इमरजेंस के पहले जो है ना, मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़े दुश्मन थे पठान। अच्छा। पठान गैंग के लोग। क्या नाम था दोनों भाइयों का? अमीरजादा और आलमगीर। तो ये जो पठान गैंग है ना, ये लोग ऐसे लोग थे कि जो पुलिस पर भी अटैक करने से नहीं हिचकिचाते थे। बाकी गैंग के लोग होते थे वो पुलिस पर हमला करने से डरते थे और दूसरे गैंग्स पर आसानी से जो है पुलिस काबू पा लेती थी या कंट्रोल में रखती थी। लेकिन ये पठान गैंग इतना खतरनाक था कि पुलिस के लोग भी जो है उनसे टकराने में जो है थोड़ा सा हिचकिचाते थे। अभी आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो एक माउंटेड पुलिस हुआ करती थी, क्योंकि पठान बड़े लंबे चौड़े वगैरह होते थे, तो उनसे डील करने के लिए जो मुंबई पुलिस में जो माउंटेड घोड़ों पर सवार जो पुलिस फोर्स एक तैयार की थी, उसके पीछे एक कारण ये पठान गैंग भी था। अच्छा। तो जो पुलिस वाले हैं मुंबई पुलिस, ये वो घोड़ों पर बैठकर जो है ना निकलते थे पेट्रोलिंग के लिए। पठान एरिया में। हाँ, पठान एरिया में। हाँ। तो इस पठान गैंग के मैनेस को खत्म करने के लिए पुलिस ने देखा कि भाई इसका दुश्मन तो दाऊद है जो पठानों पर भारी पड़ता है,
तो ऐसे में दाऊद को जो है ना परोक्ष रूप से या अघोषित तौर पर मुंबई पुलिस की ओर से शह मिलने लगी उस वक्त। ओके। और दाऊद के पिता तो इब्राहिम कासकर तो थे ही मुंबई पुलिस में, अक्सर वो बचा भी लेते थे दाऊद को। तो इस तरह से मुंबई पुलिस की अघोषित मदद भी मिली पठानों के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए दाऊद को। मतलब आपने एक शैतान को मारने के लिए एक दूसरे से बड़ा मॉन्स्टर जो है शह देनी शुरू कर दी थी। तो ये होता है कि जैसा मैंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो मुंबई पुलिस की दुश्मन पठान गैंग का दुश्मन डी कंपनी, तो डी कंपनी के साथ ऐसा किया था। लेकिन ये सारा कुछ हुआ था मिड 80s तक, तो पठान गैंग खत्म हो गई। मिड 80s कहते हैं या लेट 80s तक जो है पठान गैंग का जोर पूरा खत्म हो गया। और वो खात्मा दाऊद ने ही किया? दाऊद ने ही किया, डी कंपनी ने नहीं किया। अब मुंबई पुलिस का एक सिरदर्द तो कम हो गया कि पठान गैंग खत्म हो गया, लेकिन एक नया सिरदर्द खड़ा हो गया कि दाऊद अपने आप में बड़ा गैंगस्टर बन गया। अच्छा, मतलब तब तक दाऊद बहुत बड़ा हो चुका। न्यूट्रलाइज ए मॉन्स्टर, यू क्रिएटेड अनदर मॉन्स्टर। ऐसा हुआ। उस टाइम पे दाऊद के फादर को पता था कि मतलब उनका बेटा किस इस पे जा रहा है, किस रास्ते पे? ना केवल पता था, अब लोग तो उस वक्त के ये भी बताते हैं, जब मैं उस इलाके में घूमता फिरता हूँ और ऐसे लोग जो दाऊद के पिता के जमाने में थे, ऐसे कुछ बुजुर्ग पत्रकार हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो कहते थे कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट भी करते थे दाऊद की इन गतिविधियों का। अब आमतौर पर आप कहेंगे कि एक कोई पुलिस अधिकारी है, वो अपने बेटे को गलत राह पर जाने से रोकेगा, मना करेगा। अब ये गलत भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त में लोग ये बताते हैं कि जो करना चाहिए था अपने बेटे को गलत राह पर से रोकने के लिए, वो उनकी ओर से किया नहीं गया। मतलब और कुछ प्रोएक्टिवली जो है वो हवाई दे रहे थे। अंडरवर्ल्ड में पावर और वर्क के डिविजन्स कैसे होते हैं? वो उनको कैसे मतलब सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, क्या होता है वहाँ पर? देखिए, अलग अलग गैंग के अलग अलग रूल होते हैं उस वक्त में। जैसे अगर मैं डी कंपनी की बात करूं तो डी कंपनी के जो शूटर्स थे जी, वो मोस्टली मुंबई के रहने वाले थे जी। और बाद में जैसे जे शूट आउट है तो यूपी वगैरह से भी शूटर मंगाए गए जो है ना अंजाम देने के लिए। अच्छा। सुभाष सिंह ठाकुर, बच्ची पांडे और बाकी के लोग जो है, ब्रजेश सिंह। जो गौली गैंग और अश्विन नायक गैंग के शूटर होते थे वो ज्यादातर जो है ना मिल मजदूरों की फैमिली से आते थे। अच्छा। क्योंकि 80s में एक बड़ी मिल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद में मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था, कई सारी मिलें बंद हो गई, मिलों में काम करने वाले जो मजदूर थे वो जॉबलेस हो गए और बड़ी गरीबी की हालत में जी बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी जी रहे थे। और उन्हीं परिवारों के लड़कों को जो है इन गैंग्स में जगह मिली। अरुण गौली खुद एक मिल में काम करता था, सिंप्लेक्स मिल में जो है बाइक लगे। इन गिरोह के जो सदस्य हैं, जो शूटर्स हैं, वो यहाँ से आते थे, मिलों से आते थे। अबू सलेम गैंग की बात करें तो अबू सलेम मोस्टली शूटर्स अपने यूपी से मंगाता था और खास करके आजमगढ़ जिले से मंगाता था, उसका बेस उधर था। हाँ, तो वो वहां से अपने शूटर्स मंगाया करता था। छोटा राजन गैंग जो है अपने शूटर्स मोस्टली उसके शूटर जो है साउथ इंडियंस होते थे काफी। अच्छा। मराठी और साउथ इंडियंस होते थे उसके शूटर्स। ओके। अगर उनकी सैलरी वगैरह की बात करें तो कई बार ऐसा होता था कि किसी शूटर को जो है सिर्फ एक काम के लिए पैसा दिया जाता था कि आइए इसको टपकाइए, पैसा लीजिए और अच्छा। ओके। हाँ, कई बार ये भी होता था। कई बार ऐसा होता था कि मंथली सैलरी फिक्स्ड होती थी। अच्छा, मंथली सैलरी होती है? होती थी, फिक्स्ड होती थी कि उनको हर महीने जो है एक अमाउंट दे दिया जाता था। कई बार होता था कि पैसे वैसे रेगुलर बेसिस पे नहीं दिए जाते थे, लेकिन महीने 2 महीने में पैसे दे दिए गए, फिर रहने के लिए फ्लैट दे दिया गया, बाइक वाइक दे दी गई, कहीं पर बाहर टूर वूर थाईलैंड वाईलैंड भेज दिया गया। अच्छा, तो ये सारा भी होता था। ट्रैवल पैकेज भी था। हाँ, ये सब भी होता था। ओके, सो मतलब बहुत लंबे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अंडरवर्ल्ड चलता था उसमें। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स हुआ करते थे ये। और इसीलिए जो कानून बना इनको इनकी नाक पर नकेल कसने के लिए, तो उसका नाम भी यही दिया गया, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसको मकोका कहते हैं जिसको। तो ये सारा कुछ बड़े संगठित तरीके से होता था। अब जैसे दाऊद की बात करें तो दाऊद जो है एक तरह से जैसे चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट होती है, कुछ उसी तरह से दाऊद की भी अपनी कैबिनेट होती थी। हर किसी को रोल बांट दिए गए थे। अच्छा। जैसे अबू सलेम 1997 में डी कंपनी से अलग हुआ।
उसके पहले तक वो डी कंपनी का ही सदस्य था, तो उसको फिल्म बीट दे दी गई थी कि भाई फिल्मी लोगों से वसूली का काम तेरा। अच्छा, इवन छोटा राजन वाज विद हिम ना, दाऊद? वो 94 तक था छोटा राजन। हाँ। अच्छा, इसके अलावा छोटा शकील को काम दिया गया था शूटर्स वगैरह जुटाने का, शूटआउट्स को अंजाम देने का, या फिर बाकी बिल्डरों को, कारोबारियों को, उनको धमकी देने का। अभी फेक करेंसी का काम भी डी कंपनी की ओर से होता था, वो काम आफ्ताब भट्ट की दिखता था। स्मगलिंग वगैरह का जो काम होता था, ये सब डोसा कंपनी के साथ उसकी लाइजनिंग थी, मुस्तफा डोसा वगैरह के साथ में। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को, हाँ, जो बैटिंग का बिजनेस होता था, जो क्रिकेट में सट्टेबाजी का जो काम होता था, वो शरद शेट्टी नाम का सदस्य देखता था, जिनका इधर अंधेरी में बार भी था। हाँ, अंधेरी में, दुबई में तो काफी, दुबई शारजा वगैरह में तो कई सारे 5 सितारा 7 सितारा होटल थे। तो एक तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का काम देखता था शरद शेट्टी, और दूसरा इसके साथ साथ बैटिंग वगैरह का कारोबार देखता था। 2003 में दुबई के इंडिया क्लब में छोटा राजन के शूटरों ने जाकर शरद शेट्टी की हत्या कर दी थी। वहां पर वो मारा गया था। और शरद शेट्टी के बारे में ऐसा है कि उसके जो होटल्स होते थे, तो वहां पर जो फिल्मी पार्टियां होती थी, यहाँ से आपने जो तस्वीरें देखते हैं कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां जाती थी, नाच गाने के कार्यक्रम वगैरह होते थे, तो ये सब शरद शेट्टी के होटलों में ही होते थे। और दाऊद जब भी किसी को बुलाता था तो इन्हीं के होटल में ठहराता था, और फिर वहां पर पार्टीज वगैरह हुआ करती थी। तो ये सारा कुछ वही होता था। और इसके अलावा जो दाऊद गिरोह के जो शूटर्स वगैरह होते थे, जो सदस्य होते थे, वो भी शरद शेट्टी के होटल में ही आके ठहरते थे वहां पर, दुबई में। हाँ, दुबई और में। छोटा राजन का क्या रोल था डी गैंग में? उनको क्या रिस्पांसिबिलिटी दी गई है? छोटा राजन तो दाहिना हाथ था दाऊद का, एकदम खास आदमी। 1993 तक छोटा राजन दाऊद का राइट हैंड माना जाता था। आप जो एक तस्वीर देखोगे ना, जो अक्सर टीवी चैनलों पर चलती है, जिसमें दाऊद इब्राहिम शारजा के स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहा है, तो उसमें छोटा राजन साथ में दिख रहा है उसके। आप देखिए, बाकी के लोग, छोटा शकील वगैरह, वो सब पीछे बैठे हुए हैं, साथ में छोटा राजन वहां पर दिख रहा है। मतलब एकदम छोटा राजन और दाऊद एकदम खास दोस्त थे, एक दूसरे के जिगरी यार थे। और कोई भी बड़ा ऑपरेशन डी कंपनी को अंजाम देना होता था, तो वो छोटा राजन की मर्जी से दिया जाता था, उसके साथ उसको कॉन्फिडेंस में लेकर दिया जाता था। क्या ऐसा क्या रीजन हुआ, क्या मनमुटाव हुआ जो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में क्लैश हो गया? देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए तो छोटा राजन ये कहता है कि भाई दाऊद ने मुंबई में बम धमाके करवाए, देश में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया, और इसकी वजह से मैं उससे अलग हुआ हूँ, और इस तरह से खुद को एक देशभक्त डॉन के तौर पर पेश कर रहा है छोटा राजन। लेकिन इसके पीछे के कारण जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं बताते हैं कि और कुछ भी रहे हैं। क्या कारण? इसके पहले कई और भी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से दाऊद और छोटा राजन के बीच में मनमुटाव हो रहा था। एक तो छोटा राजन इतना करीब था दाऊद के, जिसकी वजह से डी कंपनी में कुछ लोग छोटा राजन से जलते थे। एक अनीस चिढ़ता था छोटा राजन से, छोटा शकील चिढ़ता था छोटा राजन से। ये जो शरद शेट्टी है, जिसको मरवा दिया 2003 में, वो भी छोटा राजन से जलता था। तो एक तो ये बात थी, इनके बीच में आपस में बड़ा वो था। दूसरा ये कि अक्सर क्या होता था कि अगर छोटा राजन किसी को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल कर रहा है, और वो आदमी अगर कहीं ना कहीं से दाऊद तक पहुंच जाए, या दाऊद का लिंक निकाल ले, और दाऊद से रिक्वेस्ट करे कि देखिए आपके गैंग की तरफ से छोटा राजन फोन कर रहा है वसूली के लिए, तो आप या तो वसूली कम करवा दो या नहीं करवा दो, ऐसे जो भी है, तो दाऊद छोटा राजन को बोलता था छोड़ दे, जाने दे इसको। अच्छा। और छोटा राजन को बात माननी पड़ती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि छोटा शकील या फिर दाऊद की तरफ से किसी को कॉल जाता था धमकी भरा, और वो छोटा राजन का परिचित निकलता था। और छोटा राजन अगर दाऊद को जाकर बोलता था कि भाई अपना आदमी है, अब मेरे पास आया है, इसको जाने दो, तो वो लोग नहीं छोड़ते थे। तो बोले ये कैसे, मतलब तुम्हारे कहने पे मैं किसी को छोड़ दूं और मेरे कहने पे तुम ना छोड़ो। तो ये बात भी थी, इसकी वजह से भी मनमुटाव हो गया था। और अक्सर इनके बीच में झगड़े होते हैं। लोग शाम को जुआ खेलने बैठते थे। अच्छा। पत्ते खेलने बैठते थे। टाउन में नहीं, दुबई में दुबई की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये जब हुआ है ये दुबई, ये सारी बातें मैं आपको दुबई की बता रहा हूँ। तो उसमें अक्सर है ना, इनके बीच में बड़े झगड़े वगड़े होते थे। अच्छा, एक और कारण बताया जाता है जिसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, जो मेरे अपने सोर्स ने नहीं बताया, ये मैंने किसी और पत्रकार से सुना जो है, कि जे जो शूट आउट हुआ, उस शूट आउट को अंजाम देने का काम पहले दाऊद ने छोटा राजन को बोला था। अच्छा।
लेकिन छोटा राजन कई दिनों तक टालता रहा, बोला कि नहीं पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, ये है वो है, नहीं कर पाएंगे ऐसे ऐसे। तो फिर छोटा शकील और बाकी क्योंकि दाऊद के लिए प्रायोरिटी थी कि उसकी बहन के हस्बैंड को मारा है, बिल्कुल उसका बदला लेना था, दाऊद का खून खौल रहा था। और ऐसे में जाहिर है कि सबसे खास आदमी कौन है, छोटा राजन, तो उसको इसने काम दिया। अब छोटा राजन टाल मटोल कर रहा था, ऐसा इस पत्रकार का बताना है, उसने ये काम किया नहीं। तो छोटा शकील वगैरह ने दाऊद के कान भरे और फिर ये काम जो है दूसरे लोगों से करवाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है डी कंपनी में फूट पड़ने का, ओके, छोटा राजन के अलग होने का। ओके। जब छोटा राजन और दाऊद अलग हुए उसके बाद के कोई ऐसे फेमस कॉन्फ्लिक्ट या इंसिडेंट? हाँ, बहुत सारे। क्या होता है कि जैसे मैंने पहले कहा जी कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। अब इंडिया का दुश्मन दाऊद, क्योंकि अब तो वो आतंकवादी भी है, देशद्रोही भी है। तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी तो चाहेंगी कि उसको या तो पकड़ के लाया जाए या खत्म किया जाए। उसका खत्म किया जाना जरूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह में काम करके जो है हमारे देश का नुकसान कर रहा है। तो दुश्मन का दुश्मन कौन? दोस्त। तो दाऊद का दुश्मन कौन? छोटा राजन। छोटा राजन। तो हमारी एजेंसियों ने जो है छोटा राजन के जरिए जो है दाऊद पर टारगेट करने का काम शुरू किया। अच्छा। और 3 बार जो है मिशन दाऊद हो चुका है। अच्छा। एक बार तो छोटा राजन के शूटर कराची में काफी करीब तक पहुंच गए थे, उस पर फायरिंग भी की थी, लेकिन उसमें वो बच गया था। अच्छा। अब दाऊद ने भी पलटवार किया। 15 सितंबर 2000 को दाऊद ने, मुन्ना झिंगाड़ा नाम का उसका एक शूटर है, उसके नेतृत्व में उसने कुछ शूटर जो है बैंकॉक भेज दिए। उसका लोकेशन पता चला। विनोद शेट्टी नाम का एक बार मालिक था जो शरद शेट्टी के जरिए दाऊद से जुड़ा हुआ था। तो उसने पता करके छोटा राजन का लोकेशन बता दिया। अच्छा। तो मुन्ना झिंगाड़ा अपने बाकी के साथियों के साथ वो 15 सितंबर 2000 की रात को पहुंचा बैंकॉक में, जिस फ्लैट में छोटा राजन था। रोहित वर्मा नाम का छोटा राजन का एक साथी था, उसके फ्लैट में पहुंचा और वहां पर जाके इन पर फायरिंग कर दी। छोटा राजन को गोली लगी, लेकिन वो पीछे की ओर से बालकनी से जंप मार के वो निकल भागने में कामयाब रहा। रोहित वर्मा उसमें मर गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मुंबई अंडरवर्ल्ड में, और छोटा राजन और दाऊद की कॉन्फ्लिक्ट में जो एक बड़ा मोड़ था। इसके पहले और भी कुछ बातें हुई, जैसे छोटा राजन ने क्या किया कि 12 मार्च 1993 के जो धमाके हुए थे, उनके जो आरोपी पकड़े गए, जब भी वो बेल पर आते थे, बाहर निकलते थे, तो ये उनको मारना शुरू करता था। मतलब कई सारे ऐसे 5-6 बमकांड के जो आरोपी थे, जिसमें हनीफ कड़ावाला भी था, मैग्नम वीडियो का पार्टनर, सलीम कुर्ला भी था, और भी कई सारे लोग थे। ऐसे 5-6 लोगों को छोटा राजन ने मरवा दिया। बदले में छोटा शकील क्या करता था कि जब भी किसी बमकांड के आरोपी को छोटा राजन गिरोह की ओर से मारा जाता था, तो बदले में छोटा शकील उसके 24 घंटे के अंदर ही मुंबई दंगों से जुड़े किसी शिवसैनिक के ऊपर हमला करवा देता था, उसको मरवा देता था। ओके। तो एक तरफ राजन मरवाता था बमकांड के आरोपियों को, दूसरी तरफ डी कंपनी मरवाती थी मुंबई दंगों से जुड़े शिवसैनिकों को। ओके। तो ये 90 के दशक में एक आम घटना हो गई थी। मतलब एनकाउंटरिंग ईच अदर। हाँ, किलिंग ईच अदर। किलिंग ईच अदर मतलब सिंबॉलिक था ना। हाँ, कि तू मेरा एक गिराएगा तो मैं भी तेरा एक गिराऊंगा। सिंबॉलिक था कि राजन की ओर से मैसेज दिया जाता था कि देखो हम देशद्रोहियों को मार रहे हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ डी कंपनी की ओर से ये मैसेज दिया जाता था कि देखो मुसलमानों के दुश्मनों को मार रहे हैं। तो ये एक तरह का मैसेजिंग था, इन किलिंग्स के जरिए जो है मैसेज दिया जाता था। ओके। और पुलिस जो है ये सब देख ही रही थी। पुलिस देख रही थी। फिर 90 के दौर में ही एनकाउंटर्स का दौर शुरू हुआ था, जब गैंगस्टर्स को पकड़ कर मारा जाने लगा। तो पुलिस ने फिर अपनी अलग कैंपेन शुरू की थी। तो दाऊद के खिलाफ सबसे पहले मतलब जो है ये एनकाउंटर्स और ये डी गैंग के शुरू किन के टेन्योर में शुरू हुआ? मतलब कौन थे पुलिस ऑफिसर? या देखिए, शुरू तो जो है वो 80s से शुरू हो गया था एनकाउंटर। अच्छा। ना, लेट 80s से। लेकिन जो पहला बड़ा एनकाउंटर जो बहुत चर्चित हुआ, नेशनल लेवल पर चर्चित हुआ,
वो था 91 का जो शूट आउट एट लोखंड वाला, जिस पर पूरी अच्छा। फिल्म बनी हुई है। हाँ। ए खान जिन्होंने एनकाउंटर किया था, माया डोलस जो दाऊद के लिए काम करता था। अब लोग तो ये भी बोलते हैं कि खुद वो दाऊद से चूंकि फूट गया था तो खुद दाऊद ने ही टिप दे दी ए खान को। अब वो कितना सही कितना गलत पता नहीं, लेकिन जो है ये एक बहुत बड़ा एनकाउंटर था जो नेशनली फेमस हुआ था, माया डोलस का एनकाउंटर जो अंधेरी लोखंड वाला में हुआ था। और इसके बाद बहुत सारे और भी एनकाउंटर्स हुए, मतलब 90s के डिकेड में तो एक वक्त ऐसा आ गया कि 100 के करीब हर साल एनकाउंटर होने लगे अलग अलग गैंगस्टरों के। अराउंड 100 गैंगस्टर्स वे बीइंग किल्ड। और उसी 90 के दशक में ही ये जो सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी हैं इनको पॉपुलैरिटी मिली, ये बड़े नाम बन गए, लार्जर देन लाइफ इनकी इमेज हो गई। ये सब उसी दौरान हुआ। सो मैंने कहीं तो सुना था कि जैसे हाजी मस्तान जो थे, ही वॉज डूइंग स्मगलिंग इन गोल्ड्स एंड ऑल, जो मुंबई में जो पहली बार ड्रग्स को या ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज दाऊद। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? आई डोंट एग्री विद दिस। ओके। मुंबई में ड्रग, इनफैक्ट दाऊद सीधा जो है ड्रग्स के बिजनेस में नहीं था। ओके। दूसरे गैंग्स जो है ड्रग्स वगैरह का काम करते थे। ओके। लेकिन जो है ये डी कंपनी जो है ड्रग्स के काम में तो नहीं थी। बाद में हो सकता है दाऊद से जुड़े हुए जो एफिलिएटेड लोग उन्होंने इंडिपेंडेंटली वो काम करना शुरू किया हो। दाऊद देखिए बेसिकली दाऊद सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक का सामान कपड़े वगैरह इनके स्मगलिंग में था। ओके। ड्रग्स के स्मगलिंग में डी कंपनी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो इकबाल मिर्ची वगैरह का नाम आता था। ओके। ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह में। बट दाऊद वाज नेवर ही वाज आल्सो एफिलिएटेड विद समहाउ टू डी कंपनी, बट डी का कोर बिजनेस जो है वो उससे जुड़ा हुआ नहीं था ड्रग्स के साथ में। जो टीआर का माल उस दौरान बोलते थे, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस की स्कीम के तहत जो है ना, जब आदमी अगर समझ लीजिए दुबई से सेटल होकर इंडिया में आना चाहता है वापस रहने के लिए, तो एक सरकारी स्कीम थी जिसके तहत है ना उसको कस्टम ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ती थी। अच्छा। उसको बोलते थे टीआर, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस। ओके। तो उसके तहत बड़े पैमाने पर कस्टम अधिकारियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर जो है ना माल आता था। अच्छा। तो इस तरह की स्मगलिंग वगैरह होती थी। Okay. बाकी सोने चांदी की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर की जाती थी। Okay. कपड़ों की स्मगलिंग होती थी। ये सारा कुछ होता था। सो अगर हम 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट की बात करें, सो उसमें दाऊद का कितना हाथ था, और मतलब कैसे हुआ वो बॉम्ब ब्लास्ट प्लान, और दाऊद कब पलायन कर गया यहाँ से दुबई के लिए? ठीक है, देखिए आपने दो अलग अलग चीजें पूछी हैं। जी। तो पहले दाऊद कब पलायन कर गया मैं आपको बताता हूँ। दाऊद ने पलायन और किया क्यों? 1986 में दाऊद ने पलायन किया। हाँ। और उसके पीछे दो तीन कारण थे। हाँ। एक कारण ये था कि पठान गैंग के साथ जब वो भागा 1986 में, तो उसका गैंग वॉर एकदम पीक पर पहुंच गया था। हालांकि उसने कई बड़े गैंगस्टर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो है ना एक ये था कि रिवेंज का अंदेशा भी था कि कोई ना कोई आके जो है ना, क्योंकि पठान बदला लेने के लिए भी जाने जाते थे और बहुत क्रूर तरीके से बदला लेते थे। एक वो कारण था कि दाऊद की अपनी सिक्योरिटी का इश्यू था। दूसरी तरफ कस्टम डिपार्टमेंट्स और मुंबई पुलिस की ओर से भी दबिश काफी बढ़ा दी गई थी। क्योंकि इतना शहर में खून खराबा हो रहा था और एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई थी कि केंद्र सरकार की भी नजर में आने लगी और मीडिया लगातार जो है सरकार को ठोक रहा था। ओके। तो ये सारे दबाव उसके ऊपर बन रहे थे। तो इसकी वजह से 1986 में जब एक बार मुंबई पुलिस की टीम उसको पकड़ने के लिए पहुंची पाकमुड़िया स्ट्रीट में उसके ऑफिस के पास, उसको तुरंत किसी ने जो है ना इंफॉर्मेशन दे दी। अच्छा। कि टीम निकली हुई है तुम्हारे को उठाने के लिए। अच्छा। उसका ऐसा नेटवर्क था, क्योंकि उसने मतलब पुलिस में कई अधिकारी, कई रैंक, अलग अलग रैंकों पर उसने अपने लोग पाल रखे थे, सबको खुश रखता था। अच्छा। मतलब लोग बताते हैं कि दिवाली वगैरह पर तो जो है वो वीसीआर वगैरह बांटा करता था। अच्छा। हाँ, टीवी बांटता था, वीसीआर बांटता था और गोल्ड के कॉइन्स देता था। बहुत सारा, मतलब उसने इस तरह के गिफ्ट देकर, कैश देकर उसने सबको खरीद रखा था बड़े पैमाने पर। तो उसके किसी शुभचिंतक ने बोला कि भाई तेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं गंदे लोग। गंदे लोग अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में मतलब पुलिस वाले। अच्छा। गंदे लोग पकड़ने को आ रहे हैं। तो जैसे ही भाई वहां पर टीम पहुंची और जिस कमरे में इंफॉर्मेशन थी कि वहां पर है, देखा तो कमरे में है ही नहीं दाऊद। ओके। और वहां पर माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उठकर भागा है। अच्छा। जस्ट अभी वहां पर जो कि दाऊद सिगरेट वगैरह पीता था, सिगरेट का धुआं उसकी स्मेल आ रही थी उस कमरे में। तो लगा कि बस अभी कुछ सेकंड पहले कोई यहाँ पर था और अभी भाग गया। ओह।
तो इतना शार्प नेटवर्क था उसका। मतलब अगर तब वो पकड़ा जाता तो वो गया था मतलब हाँ, कुछ साल जेल में जाता, फिर आ जाता। देखिए क्या होता है कि अंडरवर्ल्ड में अगर कोई क्राइम करता है तो प्रोसिक्यूशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उसके सामने विटनेस जुटाना, प्रूफ करना। हाँ, प्रूफ करना, सबूत देना, गवाह देना। और ये लोग इसी तरह से निकलते हैं ना कि गवाहों को डरा धमका के उनको खत्म करके निकल आते हैं। तो ये तो हुई दाऊद के वहां से, फिर वहां से क्या हुआ? मुंबई दाऊद से निकल गया दुबई भागने की बात। हाँ, अच्छा। फिर उसने दुबई में अपना बेस बना मुझे लिया। फिर भी मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है कि जब 86 की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मतलब एयरपोर्ट अलर्ट्स और ये सब भी हुआ करता था, तो दाऊद इतने आसानी से भागा, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या पुलिस हेल्प या गवर्नमेंट हेल्प तो होगी। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा कि डी कंपनी ने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को, ना केवल बड़े अधिकारियों को, हर रैंक के अधिकारियों को जो है ना उसने अपने मुट्ठी में कर रखा था बिकॉज ऑफ करप्शन। इसी के साथ साथ जो है पॉलिटिशियंस भी थे। अब मैं चूंकि किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, अगर नाम लूंगा तो आप पर और मेरे पे दोनों पे डिफेमेशन का केस होगा। हर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उनमें से कुछ आज भी जिंदा हैं और आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दखल रखते होंगे। ओके। ऐसे लोग भी जिनके ऊपर आरोप लगे। खैरनार ने किसके ऊपर आरोप लगाया, पढ़ लीजिए पूरी हिस्ट्री। तो ऐसे लोगों के साथ में ताल्लुकात थे, तो उनका एग्जिट आसान हो गया। जैसे आसानी से निकल भागा। तो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की जब हम बात करते हैं जी, तो वो कैसे हुआ? मतलब क्या इन्वॉल्वमेंट था दाऊद का और कैसे मतलब उसको अंजाम दिया इन लोगों ने? देखिए उसके पीछे की कहानी ये है कि दो कारण थे जी, जिसकी वजह से दाऊद 93 के ब्लास्ट में शामिल हुआ। एक तो इमोशनल कारण था और एक कारण था बिजनेस से जुड़ा हुआ। अच्छा। अब हुआ ये था कि जैसा लोग बताते हैं कि दाऊद का एक कंसाइनमेंट स्मगलिंग का वो दुबई से आ रहा था रायगढ़ की तरफ। यहाँ रायगढ़ के कोस्ट पर ही उसका माल उतरता था। ओके। लेकिन पाकिस्तान के ही एक दूसरे गैंगस्टर ने उसके बोट पर कब्जा कर लिया। ओके। उसका माल अपने पास ले लिया गया दादागिरी से और दाऊद को बड़ा नुकसान हुआ। इस बीच मुंबई में दंगे भी हो गए। अच्छा, दूसरे दंगों में जो एक तो 6 दिसंबर को शुरू हुआ था, हफ्ते भर तक चला। फिर दूसरा 6 जनवरी से शुरू हुआ था, वो भी हफ्ते भर तक चला। तो जो दूसरा जनवरी वाला दंगा था उसमें ऐसा आरोप लगा मुंबई पुलिस के ऊपर कि मुंबई पुलिस ने सांप्रदायिक तरीके से बर्ताव किया और जो है पुलिस मुसलमानों के खिलाफ थी या मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई या जो है शिव सैनिकों के साथ मिल गई और मुसलमानों को ही टारगेट किया। इस तरह की खबरें और श्री कृष्ण कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बातें लिखी थी। तो एक ये सेंटीमेंट बन गया था। तो दाऊद को इस तरह के मैसेज भिजवाए गए कि तुम्हारे रहते हुए मुंबई में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और ये जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हुआ है उसका आपको बदला लेना चाहिए और ये सब। दाऊद पर एक इमोशनल कॉम का प्रेशर आया। अच्छा, ये बात सही है। हाँ। तो एक ये कारण था। हाँ। लेकिन दूसरा कारण उसका बिजनेस का भी था। अच्छा। कि उसका माल पकड़ लिया गया था। अब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसको ये जानकारी मिली कि दाऊद का माल पकड़ा गया और ISI को चाहिए था कि कोई ना कोई जो है उसके काम को अंजाम देने के लिए, उसकी साजिशों को अंजाम देने के लिए जो है कोई आदमी मिले। तो ऐसे में दाऊद उसके लिए इजी एलिमेंट था। और ISI ने एक पेशकश रखी दाऊद के सामने कि देखो तुम्हारा जो माल पकड़ा गया है पाकिस्तान में, जो दाऊद भट्टी नाम का जो भी डॉन है जिसने पकड़ा है तुम्हारा माल, हम उसको छुड़वा देंगे, लेकिन बदले में तुमको हमारा काम करना पड़ेगा। तो हमारा काम मतलब क्या? मुंबई में बम धमाकों की साजिश को अंजाम देना, बम धमाके करवाना। अब चूंकि दाऊद के पास अपना पूरा नेटवर्क था ना लैंडिंग का, स्मगलिंग का, टाइगर मेमन वगैरह दाऊद के साथ काम करते रहे। तो ISI ने दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए IDX और हथियारों की खेप, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब ब्लास्ट होंगे ना तो उसके बाद वापस से मुंबई में दंगे हो जाएंगे, तो उन दंगों में मुसलमानों के बीच वो हथियार बांटे जाएंगे और फिर उनका इस्तेमाल होगा। तो हथियारों की खेप भी भेजी थी। ओके। तो उस नेटवर्क का इस्तेमाल करके ISI ने वो भिजवा दिया और इस तरह से बमकांड की साजिश को अंजाम दिया गया था। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से दाऊद ने, एक इमोशनल कारण
और दूसरा ये उसका बिजनेस का कारण हाँ। की वजह से उसने साजिश को अंजाम दिया। बट लेकिन आज भी दाऊद बोलता है कि ही डोंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल, तो वो कैसे जस्टिफाई करता है वो? नहीं तो कौन सा क्रिमिनल अपने आप को जो है बोलेगा कि वो गुनहगार है? अब वो तो आप किसी भी क्राइम में, ये तो आतंकवाद के क्राइम को तो जाने दीजिए, आप किसी कोई भी अपराधी जो है, बहुत रेयर केसेस में होता है ना कि अपराधी अपना गुनाह मानता है। दाऊद क्यों मानेगा? और उसको वो ऐसा गुनाह क्यों मानेगा जिसमें उसको पता है कि अगर वो भारत आता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। याकूब मेमन जो कि साजिश का आरोपी था, उसको फांसी पे लटका दिया गया। दाऊद तो भाई बमकांड के मुकदमे में आरोपी नंबर 1 है, पहले नंबर का आरोपी है। आर्किटेक्ट ही वही है, हाँ, क्रिएटर है बेसिकली, प्लांटर। तो अगर वो भारत आता है और उस पर मुकदमा चलता है तो उसके लिए फांसी से कोई सजा कम है ही नहीं। तो हजारों लोग मरे थे, 257 लोग मरे थे और 750 लोग घायल हुए थे। हाँ। सो मुझे बताइए कि जैसे दाऊद जो है वो मुंबई से दुबई और दुबई से पाकिस्तान, जब ये 3 कंट्रीज की तरफ ट्रैवल किया, तो क्या उनकी उसके पावर्स में चेंजेस आए और क्या मतलब हाउ ही ऑपरेट्स एंड ऑल अकॉर्डिंग टू यू? देखिए ऐसा है कि उसमें दाऊद कंपनी में चेंजेस ऐसे आए कि एक तो डी कंपनी को पूरी तरह से आईएसआई की शह मिल गई। दाऊद ने अपने आप को पूरी तरह से पाकिस्तान में बेस कर लिया। लेकिन जब पहली बार दाऊद पाकिस्तान पहुंचा होगा तो वहां भी ऑलरेडी गैंग्स होंगे या नहीं थे? बिल्कुल, गैंग्स तो पाकिस्तान के लोकल गैंग्स तो थे ही, लेकिन दाऊद की गैंग को इम्पोर्टेंस इसलिए मिल रही थी, दाऊद को ये तरजीह मिल रही थी क्योंकि दाऊद एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था ना पाकिस्तान के लिए, इंडिया में वायलेंस करवाने की खातिर, वायलेंस गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दाऊद उनका एक मोहरा बन चुका था ना। तो इसके लिए उसको इम्पोर्टेंस मिल रही थी, उसको अहमियत मिल रही थी वहां पर। तो एक ये रीजन था। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जाने के बाद दाऊद ने एक रणनीति अपनाई। दाऊद ने अपनी पोजीशन को वहां पर कंसोलिडेट किया। कैसे किया? एक तो वहां पर उसने यहाँ से जो काली कमाई से पैसा आता था, वहां के उसने लेजिटिमेट बिजनेसेस में वो पैसा लगाना शुरू किया। पाकिस्तान में वहां पर वो व्हाइट के बिजनेस में वो लग गया, मतलब बेसिकली उनकी इकोनॉमी में पार्ट लेने लग गया। हाँ, रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ गया, बाकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ गया। लंदन में भी उसने होटल खोले, दुबई में भी उसके होटल्स हैं। तो इन सब काम में एक तो दाऊद जुड़ गया। दूसरा उसने क्या किया कि एक रिश्तों की रणनीति बनाई। रिश्तों की रणनीति के इस पे मैंने एक बहुत ब्लॉग भी लिखा था कई साल पहले, अब से 15-20 साल पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि दाऊद ने क्या किया। अभी देखिए, दाऊद का एक भाई तो मर गया, लेकिन जो बाकी के उसके जो 6 भाई थे, उसको मिलाकर जो 6 भाई थे, उनके सब बेटी बेटे वो सब तो पाकिस्तान में ही गए ना उसके साथ में। एक इकबाल कास्कर आ गया यहाँ पर बाहर। तो दाऊद की रिश्तों की रणनीति ये थी कि पाकिस्तान के जो नामी गिरामी लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उसने पारिवारिक रिश्ते जोड़े, रोटी बेटी का संबंध बना लिया। जैसे जावेद मियादाद, पाकिस्तान का इतना बड़ा क्रिकेटर, उसके बेटे जुनैद के साथ दाऊद की बेटी माहरूख की शादी हुई 23 जुलाई 2005 को। ऐसे ही हम उस सभी के नाम नहीं पता है, लेकिन लोग बताते हैं कि दाऊद ने ये भी रणनीति अपनाई। तो अब दाऊद उनका अपना बन गया। उनका रिश्तेदार हो गया पाकिस्तानियों का। तो दाऊद का पावर, जैसे लोग बोलते हैं कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, ये कितना सच है? नहीं, ये एग्जैजरेशन है। इतना भी बड़ा दाऊद नहीं बना है कि दाऊद पाकिस्तान की इकोनॉमी को और इसको कंट्रोल करे। ये बकवास है, बकवास। हाँ, जैसे बोला कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप, नहीं, ये तो उसको मतलब और आप लार्जर लाइफ बनाने के लिए। देखिए, दाऊद का ऐसा है कि दाऊद के बारे में कोई कुछ भी बोल देगा, दाऊद आके कंफर्म या डिनाई करने वाला नहीं है। तो जो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, दैट इज हाइपरबोल। यस, दाऊद इज नो डाउट ए वेरी, ये कहेंगे कि पावरफुल पर्सनालिटी इन पाकिस्तान। ये बात सही है, वो इतना बड़ा बन गया है, उसका वजूद वैसा हो गया है वहां पर, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं बना है कि दाऊद वहां की इकोनॉमी को चलाता हो। ही इज वन ऑफ द बिग बिजनेसमैन देयर। वो सारा है, लेकिन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ही वही चला रहा है और इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, ये सब तो कभी ऑन रिकॉर्ड कभी सामने आया नहीं और ना तो मुझे किसी ने बताया।
मुझे तो ये सारा बकवास मालूम पड़ता है। जब अबू सालिम को लाया था मुंबई में, इंडिया में जब अबू सालिम के एक्स्ट्राडिट किया था, तो उसकी सारी कंडीशंस को गवर्नमेंट ने मान लिया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने जब अपने आप को जब सरेंडर करना चाहा तो उसकी कंडीशंस को क्यों नहीं माना गवर्नमेंट ने? नहीं, ये दोनों केसेस में बहुत फर्क है। देखिए, ओके, दाऊद ने जब पेशकश की थी जी, तो उसने एक वकील को फोन किया था, राम जेठमलानी को, और उस वकील के जरिए उसने पेशकश की थी कि मेरे को हाउस अरेस्ट में रखा जाए और मेरे को ये मामला मेरे उस पे ना किया जाए, ये ना किया जाए। दाऊद का केस अलग था, लेकिन अबू सलीम का मामला अलग था। अबू सलीम को पकड़ा गया था लिस्बन में, पुर्तगाल की राजधानी, ओके, फेक डॉक्यूमेंट्स के मामले में। और वहां पर पकड़े जाने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्स्ट्राडाइट करने की एप्लीकेशन दी थी, और 8 केसेस जो उसके खिलाफ यहाँ रजिस्टर थे, उन केसेस की लिस्ट भेजी थी और कहा था कि इन 8 मामलों में हमें ये चाहिए। उन 8 मामलों को लेकर वहां पर एक्स्ट्रेडिशन की हियरिंग हुई, और फिर वहां की सरकार ने जो वहां के उस देश के नियम थे उनके मुताबिक अबू सलीम को हमें दिया। तो ये अबू सलीम की कंडीशन नहीं थी, वो वहाँ की सरकार की कंडीशन थी कि आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्या आप इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दोगे, 25 साल के बाद में इसको बरी कर दोगे। अच्छा। और जो 8 मामले हैं, उन 8 मामलों के अलावा किसी और मामले में इसको जो है नहीं पकड़ा जाएगा। तो ये तमाम कंडीशंस थी जिसके तहत उसको लाया गया। तो ये कंडीशंस वहाँ की सरकार ने रखी थी। ओके, क्योंकि वहां पर यूरोपियन यूनियन में ये एक तरह का कानून बन गया था कि भाई जिन देशों में फांसी की सजा है तो वहां पर आरोपी को ऐसे नहीं दे सकते, मतलब अगर वहां की गवर्नमेंट अश्योर करे, क्योंकि वहां पर तो फांसी को एबॉलिश कर दिया गया है ना, वहां पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं होती है। बट सर, जब दाऊद इब्राहिम ने कंडीशन रखी थी कि मुझे हाउस अरेस्ट करके मुझ पे ट्रायल चला जाए और मुझे कन्विक्ट किया जाए, तो क्या गवर्नमेंट उसको फिर कन्विक्ट नहीं कर सकती थी? इतने सारे प्रूफ्स और सारी चीजें। तो ऐसा है ना कि फिर तो ये एक बहुत बड़ा ये कन्वेंशन बन जाता ना। अच्छा। एक प्रेसिडेंट हो जाता ना। ओके। फिर तो आज दाऊद के लिए ऐसा किया, कल को बाकी क्रिमिनल भी बोलेंगे ना। और किसी क्रिमिनल की शर्त पर हमारी सरकार क्यों झुके? इसीलिए पाकिस्तान में बैठा हुआ क्रिमिनल जिसने हमारे देश में इतना बड़ा बम धमाका करवाया है, उसकी शर्तों को हम क्यों माने? और अगर आज मैं दाऊद की शर्त को मान लेता हूं तो कल को दूसरा भी यही बोलेगा कि यार देखो, अदालत में दिखाएगा ना, सरकार ने दाऊद के लिए ऐसा किया, मेरे लिए क्यों ऐसा नाइंसाफी है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा ऐसा? तो वो एक सेट एग्जांपल हो जाएगा, वो एक एग्जांपल बन जाता ना। तो ये बात भी थी। ओके, सो मुझे ये बताइए कि जैसे हम जब दाऊद की बात करते हैं तो हसीना पारकर की भी बात आती है, तो हसीना पारकर का दाऊद के बाद अभी रिसेंट में क्या वर्चस्व था? मतलब हसीना पारकर तो 2014 में खत्म हो गई, तो उसकी डेथ हो गई। डेथ से पहले की बात कर रहा मैं। डेथ से पहले ऐसा था कि देखिए, हसीना पारकर का है ना, डी कंपनी के कारोबार में कोई रोल नहीं था, लेकिन वो यहाँ पर नागपाड़ा के गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट में रहती थी। लेकिन चूंकि दाऊद की बहन थी तो उस वजह से उसके नाम का बड़ा वर्चस्व था। अच्छा। अब जिसका भी नाम डी से जुड़ जाता है, आपको पता है एक वक्त में मुंबई में ऐसा था कि अगर कोई बोल भी देता था कि फलाना आदमी तो डी कंपनी का आदमी है, तो लोग उससे ही डरने लग जाते थे। अच्छा। अब ये तो दाऊद की बहन ही थी। तो ये क्या करती थी, लोग अपने छोटे मोटे वहां के मैटर पटाने के लिए जो है ना, मामले सुलझाने के लिए इसके पास में आया करते थे, और ये मामले वगैरह सुलझा कर इसको जो पैसे वैसे पार्टियां देती थी वो ले लेती थी। अच्छा। लेकिन जो, और दाऊद को पसंद नहीं था कि ये सब काम ये करे। दाऊद ने कई बार इसको डांटा भी कि तू ये सबसे बाहर रहे, लेकिन लोग आते थे इसके पास और ये उसमें दखल देती थी, और एक बार इसकी वजह से इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज हुआ। ओके। जो कोर्ट से बेल मिली। तो हसीना पारकर का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था गैंग में, ना उनकी किसी फैमिली मेंबर्स का, बच्चे का या किसी का? नहीं, हसीना पारकर का एक लड़का था दानिश। हाँ। तो उसकी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में, मेरे ख्याल से 2006-07 में हुई है ना, जो वो खेड़ रत्नागिरी से आ रहा था मुंबई की तरफ, एक वैगन आर कार थी काले रंग की, तो उसको एक ट्रक ने ठोक दिया था।
तो उसमें उसकी डेथ हो गई थी। दैट वाज नेचुरल इंसिडेंट। अब बोलते तो है नेचुरल है, अच्छा। लेकिन अब बोल नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रक एक्सीडेंट में अक्सर कई बार ऐसे भी मामले यहाँ पर हुए हैं जहाँ पर मरवाया भी गया है लोगों को और उसको ट्रक एक्सीडेंट की शक्ल दी गई है। सो वी डोंट नो कि मतलब वो वाकई में एक्सीडेंट था या फिर कुछ और था उसके पीछे। लेकिन हसीना पारकर उसकी बहन थी, इसकी वजह से उसका दखल होता था इन सारे कामों में, लेकिन वो डी कंपनी के कोर बिजनेस में नहीं थी वो। अच्छा। वो सिर्फ लोग उसके पास आते थे क्योंकि भाई की बहन है, इसके लिए अपने झगड़े झंझट सुलझाने के लिए आते थे, और वो भी उसको भी बड़ा घमंड था कि मैं दाऊद की बहन हूँ, तो उस लिहाज से वो भी इलाके में दबंगई करती थी। अच्छा, दबंगई होती थी? हाँ, दबंगई होती थी। कोई इंसिडेंट जो आपको ध्यान हो? नहीं, इंसिडेंट ऐसा है कि एज सच स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये था कि दाऊद की जो उसकी भांजे की शादी में, मतलब हसीना पारकर के बेटे की शादी में यहाँ पर रखा गया था उसका रिसेप्शन अंजुमन इस्लाम स्कूल में। तो वहां पर कुछ पत्रकार घुस गए थे। अच्छा। वेश बदल के। हाँ। और वो पहचान लिए गए थे। अच्छा। तो हसीना पारकर ने मतलब उनकी धुनाई करने का आदेश दिया था, लेकिन वो जैसे तैसे बच निकले थे, वहां से भागे थे। अच्छा। और बहुत गालियां देती थी, बताते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां देती थी। मतलब वहाँ कोई पंगा नहीं ले सकता था उनसे। एक और भी इंसिडेंट है कि दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी हुई। ये नागपाड़े में जयराज भाई लेन है, वहां पर 2 दुकानें हैं। उन दुकानों की नीलामी जब हुई प्रॉपर्टी की, तो दिल्ली के एक शिवसैनिक अजय श्रीवास्तव ने उन पर बोली लगाई थी और वो प्रॉपर्टी जीत गया था। लेकिन आज तक, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2001 की, और आज हमें 2025 में, आज तक उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं हासिल कर पाया, जबकि सारा पेपर वर्क उसने कंप्लीट कर लिया। अच्छा। कोर्ट से केस भी जीत गया। अच्छा। अब हुआ ये था कि जब वो प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने के लिए गया, तो दाऊद की बहन ने जो है उस पर कब्जा देने से मना कर दिया, और फिर कब्जा लेने के लिए इसने स्मॉल कॉजेस कोर्ट में अप्लाई किया। तो बहुत दिनों तक तो ये आई नहीं दाऊद की बहन। अच्छा। उसकी तरफ से कोई आता ही नहीं था। फिर कोर्ट ने जब कहा कि अगर तुम्हारी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम एक्स पार्टी ऑर्डर जारी करेंगे, तो फिर इसकी ओर से रिस्पॉन्ड किया जाना शुरू हुआ। अल्टीमेटली जो ऑर्डर आया वो इसके फेवर में आया। अच्छा। अजय श्रीवास्तव के। लेकिन आज तक उस पर वो कब्जा नहीं हासिल कर पाया। तो ये वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल है हसीना पारकर के पावर का। बिल्कुल। और वो कंस्ट्रक्शंस और बिल्डर्स लॉबी ये सब भी ऑपरेट करती थी। हाँ, वो उस इलाके के जो बिल्डर्स वगैरह थे, वो उसके साथ ही मतलब आना जाना था उसके पास में। अब उस इलाके में वो दाऊद की फैमिली से एक वही रसूखदार सदस्य थी ना। बाकी तो दाऊद के जो माता पिता थे वो एक्सपायर हो गए। दाऊद के सभी भाई वो चले गए थे दुबई, उसके साथ में बाद में कराची चले गए। एक आया इकबाल कास्कर 2003 में, वो भी जो बहुत ही सीमित तरीके से जो है ना, मतलब उसी पाकमोड़िया स्ट्रीट में ही वहां पर ही रहता था। ओके। और वो बाद में आया, उसके पहले हसीना पारकर तो यहीं पर थी ना। और वो जब आया भी तो उसको MCOC के तहत गिरफ्तार किया गया था सारा सहारा वाले मामले में। तो काफी वक्त तो जेल में ही रहा था। हाँ। और जेल से ही ऑपरेट करते हैं। हाँ, लेकिन इकबाल कास्कर नहीं करता था जेल से ऑपरेट। बाकी और मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई गैंगस्टर रहे हैं जिन्होंने जेल से ऑपरेट किया। अरुण गोली जेल से ऑपरेट करता था। अश्विन नायक जेल से ऑपरेट करता था। बट इसको छूट नहीं मिला। हाँ, ये एक्चुअल में ये इतना बड़ा क्रिमिनल था नहीं। अच्छा। इकबाल कास्कर दाऊद का भाई जरूर था, लेकिन वो इतना क्रिमिनल एलिमेंट टाइप का था नहीं। हालांकि यहाँ पर आने के बाद वो एक एक्सटॉर्शन के मामले में भी अरेस्ट हुआ और नार्कोटिक्स के मामले में भी अरेस्ट हुआ, बट वो इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था जैसे डी कंपनी के बाकी के लोग जो रहे। बट आज भी वो उसका भाई है, इसका मतलब उसकी वहाँ वैल्यू ज्यादा होगी। इन द सेंस डर। हाँ, डर मतलब अब तो देखिए अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग्स का डर खत्म हो गया है। मुंबई में जो है इस सदी की शुरुआत होते होते जो है ना, लगभग सभी गैंग्स खत्म हो चुके हैं। अब डी कंपनी ने जो है लास्ट फायरिंग मुंबई में करवाई नवंबर 2002 में। जी। अली नांजियानी नाम का एक केबल ऑपरेटर था, उसकी वर्सोवा में मर्डर करवाई गई। हाँ। दैट वाज द लास्ट। अच्छा।
उसके बाद से लेके मतलब बीते आई थिंक 23 सालों में डी कंपनी की ओर से मुंबई शहर में एक भी गोली नहीं चलाई गई। ओके। हालांकि दाऊद के नाम को लोग बेचते हैं, मतलब मीडिया आज भी भी। बेचती है, पुलिस भी बेचती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बेचती हैं और पॉलिटिशियंस भी बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ग्राउंड पर जो है ना डी कंपनी का ऑपरेशन खत्म हो गया है। सर आपने पॉलिटिशियंस की बात की तो मैं एक अजम्पशन चाहता हूँ आपसे कि सपोज दाऊद इब्राहिम को इंडिया लेकर आ गए तो क्या होगा, मतलब कितनी उथल पुथल होगी? दाऊद इब्राहिम को अगर इंडिया लेकर आ गए तो देखिए, अब चूंकि ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल है, हाँ इसीलिए तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि हो सकता है 93 ब्लास्ट के मामले में दाऊद को कन्विक्ट कर दिया जाए और उसको फांसी की सजा सुना दी जाए, क्योंकि 93 का मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ा ही टाइट हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और उसमें सारे सबूत गवाह वगैरह सब कुछ जो है इंटैक्ट थे। अब गवाह कितने उसके लाते लाते जिंदा बचते हैं नहीं बचते हैं वो भी देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें उसके कन्विक्ट होने के चांसेस हैं। नहीं सर, उसमें कितनी लोगों की नौकरियां और करियर खत्म होंगे आज की डेट में? नहीं, ऐसा है कि उसमें से कितने पॉलिटिशियंस, ऐसा है कि जब उनमें से देखो जो लोग है ना, दाऊद जब एक्टिव था फुल, उस दौर के कई सारे पॉलिटिशियन और पुलिस वाले या तो रिटायर हो गए या तो मर गए हैं। तो अब क्या होगा? अच्छा, अब नई जनरेशन में मतलब आज की डेट में ऐसा कोई बचा नहीं है जो उस वक्त का सपोर्टर था। अब ज्यादातर लोग जो है ना, मतलब खैरनार भी जिनके ऊपर आरोप लगाता था उनकी भी टांगे कब्र में है। तो आप क्या ही कर लोगे? तो अब क्या होगा? जावेद मियादाद ओपनली बोलता है आई एम प्राउड टू बी अ समधी ऑफ दाऊद इब्राहिम, एंड वो वहां पर ही है, एवरीवन नोज कि वो आईएसआई के संरक्षण में जी रहा है, सब कुछ है। उसके बाद भी मतलब जब यूनाइटेड नेशन का इतना बड़ा दबाव है फिर भी दाऊद क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं जी, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों, तो उनका सपोर्ट है दाऊद को। और दाऊद वहां पर देखिए, ओसामा बिन लादेन तो वहां पर एक छुप कर रह रहा था ना। दाऊद जैसा मैंने बताया कि वहां का वो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन बन गया है, वहां के लोगों के साथ उसने नाते रिश्तेदारी कर ली है, उनका अपना बन गया है। तो ओसामा बिन लादेन का केस और दाऊद का केस अलग है। और दूसरी बात, दाऊद ने वहां पर अपनी नई आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर ली है। आपके हमारे लिए वो दाऊद इब्राहिम कास्कर है, वहां पर उसका अलग नाम है। अच्छा, उसने पूरी अपनी आइडेंटिटी नई तैयार खड़ी की। क्या दाऊद का चेहरा भी चेंज हो गया होगा आपको लगता है? ऐसा लोग बोलते हैं कि अब बिल्कुल दाऊद अलग दिखता है। जिन्होंने चंद साल पहले तक दाऊद को देखा था वो कहते हैं कि अभी दाऊद बिल्कुल अलग दिखता है। बीच में खबर तो ये भी आई थी कि उसने कुछ चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा रही है, और अब दाऊद पहले ऐसा नहीं दिखता। पहले थोड़ा सा व्हीटिश स्किन का दिखता था, अब उसने कुछ कराया है कि वो गोरा दिखता है और लंबी लंबी दाढ़ी रखता है। अच्छा, तो शक्ल सूरत काफी बदल गई है। ओके सर, दाऊद का मेंटर कौन था? हर एक का कोई ना कोई मेंटर होता है, तो मुझे लगता है दाऊद का भी कोई मेंटर होगा। देखिए, दाऊद के जो है ना 2-3 लोग मेंटर थे। हालांकि कुछ किताबों में कुछ लोग लिख देते हैं कि ये दाऊद का मेंटर था, वो दाऊद का मेंटर था। अब बड़े बड़े सो कॉल्ड खुद को इंडिया के बेस्ट क्राइम राइटर कहने वाले टाइप के लोग जो हैं किसी को भी दाऊद का मेंटर बना देते हैं। लेकिन दाऊद एक नहीं बल्कि कई लोगों से प्रेरित था। एक तो खालिद पहलवान था जो उसी इलाके में रहता था। सीधा ही जाऊंगा ना। हाँ, खालिद पहलवान। हाँ, खालिद पहलवान। तो उसके साथ उसने अंडरवर्ल्ड के काफी गुर सीखे थे। ओके। एक उसी इलाके में एक रज्जी डॉन करके था, रज्जी भाई। ओके। वो दाऊद का दोस्त भी था और या मेंटर कहें या जो भी कहें। उसने भी दाऊद को क्राइम में बड़ा करने में भूमिका अदा की थी। फिर एक बासु दादा था उस इलाके में। ओके। उसका वर्चस्व बड़ा था बासु दादा का जो है, और वो पहलवानों की उसने एक फौज पाल रखी थी। अच्छा। वहाँ के एक मैदान में उसका बाकायदा अखाड़ा वगैरह टाइप का चलता था। अच्छा। तो ये वो तमाम लोग थे जिससे कि दाऊद ने ऐसे स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी और अंडरवर्ल्ड के
गुण सीखे, ये लोग थे। कोई एक ऐसे मतलब ऐसा नहीं था कि ये गुरुकुल पद्धति के जैसे कि किसी को उसने अपना गुरु मान लिया और गुरु पूर्णिमा पे गुरु दक्षिणा दे रहा है या टीचर्स डे पे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहा है, ऐसा भी नहीं था कोई। उसकी सोर्स ऑफ इनकम आज की डेट में क्या है आपको लगता है? आज की डेट में दाऊद जो है, एक तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और रियल एस्टेट, इन दो उद्योगों से जो है उसकी बड़ी कमाई होती है। एक वक्त में उसका सोर्स ऑफ इनकम में जो है ये क्रिकेट की बैटिंग का पैसा भी था और साथ में जो फिल्मों के इंटरनेशनल राइट्स वगैरह होते थे तो उससे भी वो पैसा कमाता था। तो क्या आपको लगता है कि दाऊद का इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आज की डेट में? उसके फ्रेंड्स का होगा, मतलब जो दाऊद से जुड़े हुए लोग हैं उसके फ्रेंड्स का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। तो वो एक फिल्म आई थी बीच में जो बहुत नाजिम रिजवी की थी आई गेस, चोरी चोरी चुपके चुपके, बहुत साल पहले 2001 में उस फिल्म का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके, और उसमें ऐसा था कि भारत शाह के थ्रू पैसे लगवाए गए, छोटा शकील है, हाँ उसमें, और उसमें भारत शाह भी गिरफ्तार हुआ था, नाजिम रिजवी भी गिरफ्तार हुआ था उसमें, और भी कई लोग, अंजुम फजलानी वगैरह बहुत सारे लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे। मैंने वो केस कवर किया था जो है। अच्छा, किया था आपने? हाँ, ओके। तो उस वक्त में बड़ी डिबेट छिड़ी थी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर उस फिल्म के बहाने। तो आपको लगता है कि आज भी इनडायरेक्टली जो है दाऊद के इन्वेस्टमेंट्स हाँ इनडायरेक्टली है, लेकिन वो जो पहले के जैसे ऑपरेशंस थे ना, जहाँ पर कि एक्सटॉर्शन के कॉल्स किए जाते थे और पैसा नहीं देने वालों को गोली मार दी जाती थी वगैरह, वो सब अब बंद हो गया है। अच्छा। अब ज्यादातर देखिए डी कंपनी की अपनी कमाई जो है वाइट के बिजनेसेस से होती है। मतलब काला पैसा को उसने सफेद कर लिया और अब वो सफेद पैसों को ही रीइन्वेस्ट कर रहा है। लड़कियों का क्या रोल हुआ करता था अंडरवर्ल्ड में? लड़कियों का रोल इन द सेंस, किस तरह की लड़कियां जो है? गर्लफ्रेंड्स, अफेयर्स, इन लोगों के भी अफेयर्स हुआ करते थे। दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम। बिल्कुल। अभी छोटा दाऊद की पहले बात करते हैं जी। तो दाऊद की पत्नी तो थी महजबीन, और महजबीन से दाऊद बड़ा प्यार भी करता है। अच्छा। या करता था, जो भी बोले। अभी तो खबर आई थी बीच में कि उसने दूसरी शादी भी की है। अच्छा। और उसने अपनी पत्नी के नाम पर पाकमुड़ी स्ट्रीट में बहुत आलीशान इमारत बनाई थी एक। अच्छा। जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, उसी तरह से दाऊद ने अपनी पत्नी के नाम पर महजबीन नाम का एक टावर बनाया था पाकमुड़ी स्ट्रीट। अभी भी है? नहीं। अच्छा। उस टावर में बोलते हैं कि उस इलाके में जो बाकी की इमारतें थी उन सबसे बेहद अलग था वो टावर। ओके। उसमें महंगे टाइल्स लगे हुए थे, बाहर ग्लास का फैकेट था, और उसके नल वगैरह सब इम्पोर्टेड थे, इटालियन टाइल्स वगैरह लगाई गई थी, और बहुत सारी ऐशो आराम की चीजें थी। और उसके पीछे दाऊद का मकसद ये था कि दाऊद को कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा था कि मैं तो दुबई में बड़े आराम की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन तभी उसके माँ बाप यहीं पर थे, मतलब पेरेंट्स यहीं थे, कुछ और भी रिश्तेदार यहाँ थे, तो वो भी अच्छी लाइफ जिए। ओके। तो उसके लिए उसने ये इमारत बनवाई थी। अच्छा। अब हुआ ये कि चूंकि वो इलीगल थी बिल्डिंग, जिस पहले वहां पर एक पुरानी इमारत थी, तो उसको खरीद लिया था दाऊद ने, और उसको रिपेयर के नाम पर वापस बना दी गई, तो पूरा बड़ा टावर ही अलग बना दिया गया। अच्छा। तो जीआर खैरनार जो एक ईमानदार म्युनिसिपल अधिकारी थे, उन्होंने एक दिन अचानक पुलिस फोर्स के साथ में आए वो, और पूरी इमारत को तोड़ दिया, उसको मलबे में तब्दील कर दिया। अच्छा। तो ये तो थी उनकी पत्नी के नाम पर बनी इमारत की बात। अब आपने पूछा कि दाऊद की गर्लफ्रेंड, तो दाऊद और मंदाकिनी का रिश्ता तो जगजाहिर है। अक्सर जब दाऊद शारजा में क्रिकेट मैच देखने के लिए आता था तो मंदाकिनी बगल में बैठी पाई जाती थी, तो मंदाकिनी के साथ में अफेयर था। फिर एक जो दाऊद का भाई अनीस जो है ना, उसकी भी एक बॉलीवुड की अभिनेत्री के साथ में उसका भी अफेयर था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से भी बीच में जुड़ी थी, ऐसा बताते हैं। तो उसके साथ भी उसका अफेयर था। अबू सलीम का मोनिका बेदी के साथ अफेयर था। मैं तो मोनिका बेदी के नॉर्वे में घर पे भी गया था ढूंढने के लिए। तो इनकी भी लव स्टोरी थी। तो ये लड़कियां जब अंडरवर्ल्ड में, जब लड़कियों का जब एंट्री होती है, इनका रोल होता है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ किसी लड़की की वजह से इनको डैमेज हुआ हो, या कोई लड़की इन्फॉर्मर थी या ऐसे कुछ?
देखिए वो लड़कियां इन्फॉर्मर उस टाइप की मोस्टली हुई हैं जो डांस बार में काम करती थी। ओके। कई बार क्या होता है कि जो गैंगस्टर्स रहते हैं उनके कोई ना कोई फेवरेट डांस बार्स होते हैं, वहाँ की कोई ना कोई लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा होता है। ओके। तो उस पर वो जाकर पैसे लुटाते हैं अपनी कमाई के। तो जब पुलिस को पता चलता है तो फिर पुलिस ऐसी लड़कियों को अपने इन्फॉर्मर के तौर पर यूज करती है। ओके। तो कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को इनके जरिए टिप मिली और फिर गैंगस्टर्स को उठा लिया गया, उसका एनकाउंटर किया गया। ओके। तो दाऊद के डांस बार वाले शौक थे? नहीं, दाऊद डांस बार वगैरह में नहीं जाता था, लेकिन दाऊद जो है यहाँ से फिल्मी हस्तियों को बुलाता था दुबई में। अच्छा। जब वो यहाँ पर भी रहता था ना, पाक मोड़िया स्ट्रीट में भी, तो अक्सर संडे वनडे के दिन है ना गली में स्टेज लगाता था। अच्छा। और फिर किसी ना किसी फिल्मी हस्ती को बुलाता था। अच्छा। नाच गाने के लिए जो है। तो यहाँ पर अक्सर वहाँ के आप इलाके के पुराने लोगों से जाकर पूछोगे तो सब बोलेंगे कि सब बड़े बड़े जो 80s में जो बड़े बड़े नाम थे ना, वो सब वहाँ पर आते थे नाचने गाने के लिए। फिल्म दुनिया के पब्लिक एंटरटेनमेंट। हाँ। और फिर जब वो दुबई भी गया तो दुबई में भी कोई भी मौका होता था शादी ब्याह का, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई क्रिकेट के मैच वगैरह होते थे तो पार्टी वगैरह देनी होती थी, तो भी यहाँ से फिल्मी हस्तियों को बुलाया जाता था, यहाँ से सिंगर्स को बुलाया जाता था, एक्टर्स को, डांसर्स को बुलाया जाता था। जो कि बहुत बार न्यूज में आके हाँ बहुत बार उनके वीडियोस वगैरह चले हैं, सारा कुछ। तो ऐसा होता था कि उनको मेहनताना भी देता था। अच्छा। ऐसा नहीं कि उनसे फ्री में काम करवाता था, और जितना उनको यहाँ मिलता था उससे ज्यादा ही देता था। अच्छा। खाली एक ही था कि अगर उसने बुलाया तो ये लोग ना नहीं बोल सकते थे। अच्छा। आपको सारे आपके असाइनमेंट कैंसिल करने पड़ेंगे। अच्छा। और जिस तारीख को जितने बजे दाऊद ने वहां बुलाया वो जाना ही पड़ेगा। अच्छा। और नहीं गए तो फिर? नहीं गए तो फिर वो प्रॉब्लम टारगेट लिस्ट में आ जाते थे भाई की धमका देख लेंगे, तो आया नहीं ना भाई के उसमें। अच्छा, मतलब भाई को भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, आसपास वाले ही उसके लोग ही रिएक्ट करके बराबर कर देंगे। हाँ। तो इस तरह से मतलब एक बहुत सारे लोग जो गए भी तो डर के भी गए। ऐसा नहीं कि लोग दाऊद के प्रति जो है रिस्पेक्ट या दाऊद के साथ दोस्ती में गर्व करते। हालांकि कई फिल्म स्टार ऐसे भी थे जिनको की बड़ा गर्व होता था दाऊद के साथ उठने बैठने में, और नाम नहीं पूछो। दाऊद के साथ शान मानी जाती थी कि दाऊद के साथ उठना बैठना जो है। कई ऐसे भी लोग होते थे। ओके। क्योंकि दाऊद देखिए 93 के बाद में वो आतंकवादी बना, लेकिन उसके पहले तक तो उसकी इमेज एक गैंगस्टर की थी, एक अपराधी की थी, और कोई मतलब गलत नहीं मानता था जो है ना अपराधियों के साथ। करीम लाला के साथ कितने पुराने वक्त के जो है अमिताभ के, शशि कपूर के और कई लोगों के फोटोज हैं। इंदिरा गांधी के साथ में फोटो है। फॉर एग्जाम्पल मैं महमूद का बताता हूँ आपको किस्सा। मेरे एक दोस्त है एसीपी अविनाश धर्माधिकारी, तो जब इंस्पेक्टर थे तो एक बार वो महमूद के घर पर गए थे किसी काम से। अच्छा। बैंड्रा में। अब ये मेरे ख्याल से बात होगी लेट 80s की या अर्ली 90s की। तो आज तो बड़े बड़े स्क्रीन्स लोगों के घरों में दिखते हैं जो ना, टीवी के स्क्रीन्स दीवार के साइज के भी आते हैं, लेकिन उस दौर में महमूद के घर पर जो है ना इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था टीवी का, जो उस जमाने में शायद ही किसी के पास होता होगा। तो जब ये अविनाश धर्माधिकारी वहां पर पहुंचे तो बड़े विस्मित हुए देख कर कि अरे इतना आलीशान टीवी स्क्रीन जो है ना पहले कभी देखा नहीं इतना बड़ा। तो महमूद ने देखा आश्चर्यचकित होते हुए अविनाश धर्माधिकारी को, तो बोला पता है क्या किसने दिया? हाँ मालूम है किसने दिया मेरे को? तो अविनाश धर्माधिकारी ने वो कहा कि नहीं मालूम है, दाऊद भाई ने दिया है। ओ डायरेक्ट सीधा। तो क्या और भी एक किस्सा है महमूद और दाऊद का कि लेट 90s में जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट मैच वगैरह होता था तो दाऊद जो है उसके मैच के बाद पार्टीज वगैरह रखता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि दाऊद स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम में चला जाता था। अब एक बार एक ऐसा मौका हुआ, ये 80s की बात है, तब दाऊद मुंबई के बाहर इतना चर्चित नहीं हुआ था, उसका नाम ज्यादा लोग नहीं जानते थे। तो एक बार ड्रेसिंग रूम में इंडियन क्रिकेट टीम की महमूद दाऊद इब्राहिम को लेकर चला गया दुबई में। और वहां पर जो क्रिकेटर थे वो उसको इसने इंट्रोड्यूस कराया कि ये दाऊद इब्राहिम है, बड़े बिजनेसमैन है दुबई के, पहले मुंबई में रहते थे ऐसे ऐसे। और फिर महमूद ने दाऊद के बिहाफ पर ऐसे ऐलान किया, कल का मैच अगर इंडिया जीत गई ना
तो दाऊद भाई हर एक को टोयोटा कोरोला कार गिफ्ट करेंगे। हर एक क्रिकेटर को जो है टोयोटा कोरोला कार गिफ्ट में दी जाएगी। हाँ। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित, भाई ये कौन दयावान आ गया जो है ना, इतना बड़ा क्रिकेट फैन जो है सबको एक एक कार गिफ्ट कर रहा है। अच्छा, जब ये बातचीत चल रही थी उसी वक्त ना अचानक कपिल देव उस कमरे में घुस रहे हैं ड्रेसिंग रूम में। उसके पहले वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए बाहर गया होता है। अचानक देखते हैं कि यहाँ पे महमूद खड़े और बाकी उसके साथ में कोई आदमी है। कपिल देव जानते नहीं थे कि ये दाऊद इब्राहिम है। कौन है दाऊद इब्राहिम? तभी उतना फेमस नहीं हुआ था वो। तो कपिल देव महमूद को देख के थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी तमीज से बोलते हैं, महमूद साहब आप जरा तशरीफ बाहर ले जाइए, ये आपके आने की जगह नहीं है, यहाँ पर आप क्यों आए, आप निकलिए। फिर वो दाऊद की तरफ देखते हैं, बोलते हैं और ये जनाब कौन है, ये कौन है? तो बोलता है ये दाऊद इब्राहिम मेरे साथ। गेट आउट, निकलो इधर से, बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। दाऊद को बाहर निकल। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब कपिल देव को बाद में पता चला होगा कि दाऊद इब्राहिम कौन है, तो फिर would be happy कि मैंने दुनिया मतलब जिससे डरती है मैंने तो कोई गेट आउट बोला। सो क्या आज 2025 में आपको लगता है कि दाऊद इब्राहिम जैसा गैंगस्टर क्रिएट हो सकता है फिर से? नहीं, वैसा तो क्रिएट अगर सरकार चाहे तो क्रिएट करा सकती है। क्योंकि ये भी क्रिएशन सरकार का ही था। हाँ, ये भी एक तरह से जैसा मैंने फ्रैंकेस्टाइन बना दिया था इन्होंने तो। हाँ, सरकार चाहे तो। आप इतने सालों में अपने जर्नलिज्म के पूरे करियर में कौन कौन से फेमस गैंगस्टर और क्रिमिनल से मिले हो? देखो, मैंने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को छोड़कर मैंने सबसे बात की है। नेम दे। मैंने छोटा राजन से बात की है बहुत बार। मैंने अरुण गवली से बात की है, मुलाकात की है, इंटरव्यू किया है बहुत बार। मैंने अश्विन नायक से मुलाकात की है, इंटरव्यू किया है। मैंने रवि पुजारी से बात की है। अच्छा। मैंने इजाज लाकड़ावाला से बात की है। अच्छा, ओके। तो इन सब से, लेकिन डी कंपनी के साथ में कभी मेरी बात नहीं हो पाई। मुझे पता नहीं क्यों, कि मतलब बाकी सारे गैंगस्टर्स ने खुद से मुझसे संपर्क किया जो है बात करने, लेकिन डी कंपनी की तरफ से कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया गया। हालांकि मैंने डी कंपनी पे रिपोर्टिंग खूब की है। ओके। डी कंपनी, जब दाऊद की बेटी की शादी जावेद मियादाद के बेटे के साथ तय हो गई, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट इट। अच्छा, सबसे पहले मैंने उस खबर को ब्रेक किया था। ओके। कि ऐसा ऐसा है, और मैंने जनवरी में खबर ब्रेक की थी 2005 में, और शादी हुई थी 23 जुलाई 2005 को। तो अब 7 महीने पहले मैंने वो खबर को ब्रेक कर दिया था। ओके। और फिर जब 15 सितंबर 2000 को जब बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला हुआ डी कंपनी की तरफ से, तो वो खबर भी मैंने ब्रेक की थी। ओके। तो भले ही दाऊद से या छोटा शकील से मेरी कभी बात नहीं हुई हो, लेकिन उन पर मैंने रिपोर्टिंग खूब की है। और बाकी सारे जो बड़े गैंगस्टर, बड़े नाम रहे हैं, जैसा मैंने बताया, उन सबसे मेरी बात होती रही है। अभी मिलना होता है कभी रिसेंटली? अरुण गवली को उम्र कैद की सजा हो गई है, तो अरुण बाहर आ गया, चला गया। वो तो अभी बीच में पेरोल के लिए आया था, उसकी छोटी बेटी की शादी थी। अभी अश्विन नायक से मेरी मुलाकात हुई हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही। ओके। उससे हुई। और रवि पुजारी भी जेल में है, इजाज लाकड़ावाला जेल में है। जब आप रिपोर्टिंग करते हो या जब आप ये चीजें लोगों को कोट करते हो, तो कभी धमकी उमकी आई आपको अंडरवर्ल्ड की तरफ से? 2 बार ऐसा हुआ। एक बार 2003 में आई थी, और सामने वाले ने धमकी देते हुए खुद को छोटा शकील गैंग का बताया था। अच्छा। उस वक्त में मैं तेलगी स्कैम पर काफी रिपोर्ट कर रहा था। ओके। तेलगी घोटाले पर रिपोर्टिंग चल रही थी, तो उस दौरान किसी ने धमकी दी थी। ओके। और छोटा शकील के नाम से दी थी, मतलब वो इंडियन नंबर से थी वो, लेकिन छोटा शकील गैंग के नाम से। और दूसरा मुझे थ्रेट एक था अप्रैल 2008 में, जब मुझे हेमंत करकरे, जो कि ATS चीफ थे, जो शहीद हो गए 26/11 में, तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाकर वार्न किया था कि देखो, तुम्हारी किसी खबर से जो है डी कंपनी नाराज है, और डी कंपनी इज प्लानिंग टू टारगेट यू। ओके। तो तुम सावधान रहो। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम मुंबई से बाहर चले जाओ, लेकिन मैंने कहा था कि देखो, इसी महीने मेरी शादी है, तो मैं जा नहीं सकता। फिर उन्होंने मेरे बॉस को भी फोन किया। मेरे बॉस ने कहा कि मैं तुमको दिल्ली में ट्रांसफर कर देता हूँ कुछ दिनों के लिए, बट आई रिफ्यूज्ड। तो फिर हेमंत करकरे ने कहा कि ठीक है, हम अपने तरीके से इस मामले को देखेंगे, तुम थोड़ा सावधान रहना।
देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि मतलब बट ये बताने के बाद, थ्रेड्स बताने के बाद, दे डोंट ऑफर सिक्योरिटी एंड ऑल? नहीं, दे ऑफर्ड मी। अच्छा। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला यार मेरा तो मिलना ही क्रिमिनल टाइप के लोगों से होता है, तो अब मेरे साथ, और मैं मोटरसाइकिल पे चलता था, मैं क्या कांस्टेबल को ऐसे पीछे लेके भेजूंगा तो कोई मेरे से मिलेगा ही नहीं, भाग जाएगा यार मेरे से, मेरा काम ही बंद हो जाएगा। अगर जो मिल रहे हो भी मना कर देंगे। मैं देखो, अगर मैं जिनसे भी मिलता हूँ जी, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, मेरी मुलाकात अक्सर शेडी किस्म के लोगों से होती थी, उनसे जानकारी निकालनी होती थी मुझे। अब मेरे साथ कोई पुलिस वाले को देखेगा हर वक्त शैडो के ऐसे चलते हुए, तो कौन मेरे को बताएगा खुलकर, कौन मेरे से मिलेगा, बात करेगा? और वो बड़ा अजीब भी लगता ना, मैं कोई मतलब बहुत पैसे वाला तो था नहीं कि मेरी अपनी कार है और फिर मेरे साथ में बैठकर कोई पुलिस कांस्टेबल, मैं बाइक पे चलता, वो पीछे बैठता मेरे। तो व्यापम घोटाला का जो विसल ब्लोअर है वो तो साइकिल पे है और गवर्नमेंट ने उसको सिक्योरिटी दे रखी है। हाँ, तो वो बड़ा मुझे बड़ा इनप्रैक्टिकल लगा और मैंने मना कर दिया। जो है मुझे उन्होंने ऑफर की थी, बट उसके बाद कोई अटैक वटैक कुछ हुआ नहीं? मतलब नहीं, उसके बाद शायद जो शूटर्स थे उनको पिकअप कर लिया था एटीएस के लोगों ने। अच्छा। और आगे क्या हुआ मैं उनसे पूछना चाहता था, लेकिन फिर वो 26 नवंबर के उसमें जो है वो शहीद हो गए, तो फिर मेरी उनसे कभी बात हो नहीं पाई। ओके। सो दाऊद इंडिया की वेन से कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि भिंडी बाजार या फिर डोंगरी, इसका एक अपना अलग इम्पोर्टेंस भी है, मतलब उस जगह की एक अलग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है वो एरिया बहुत ज़्यादा दाऊद 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 के नाम से ओवरलैप हो गया। आपको नहीं लगता ये बात? दाऊद का देखिए ऐसा है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद जो है, आप दाऊद के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना तो दाऊद आके कंफर्म या डिनाई करने वाला नहीं है, ये बात कईयों को मालूम है। तो इसलिए जिनको कुछ भी दाऊद के बारे में पता नहीं है वो कोई भी स्टोरी फ्लोट कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दाऊद के बारे में बोलने में कई लोगों की दुकानें चलती हैं, पॉलिटिशियंस की चलती हैं, जांच एजेंसियों की चलती हैं, मीडिया की चलती है। तो दाऊद को इस तरह से जिंदा रखने में, खबरों में रखने में इनका सबका फायदा है। तो दाऊद का नाम बिकता है ना, एवरीबडी इज क्यूरियस टू नो अबाउट दाऊद, क्योंकि लार्जर देन लाइफ उसकी इमेज हो गई है। तो हर कोई दाऊद को बेच रहा है। वो क्रिमिनल वांटेड लिस्ट में नहीं है, वो नॉर्मल लोगों की भी वांटेड लिस्ट में है, क्योंकि एवरीवन वांट हिम। हाँ, कोई ऐसा है रिसेंटली? देखिए फिल्म वर्ल्ड ने दाऊद सबसे ज्यादा ग्लैमराइज किया है। कितनी फिल्में बन चुकी है, डी नाम की फिल्म बन चुकी है, कंपनी में दाऊद का है, कितनी सारी हो जाए, सबसे ज्यादा ग्लैमराइज किया है, दाऊद को हीरो बना दिया बेसिकली। मैं बढ़ूंगा अब रैपिड फायर राउंड की तरफ। सो आपकी एक फेवरेट बुक जो आप ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए? मेरी फेवरेट बुक सुकेतु मेहता की मैक्सिमम सिटी, ये बुक मेरी फेवरेट है। ओके। और इसमें आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के बारे में भी पढ़ने मिलेगा और मुंबई के कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ने मिलेगा और मुंबई के अलग अलग चेहरों के बारे में पढ़ने मिलेगा। ये तो दूसरे लेखक की लिखी हुई किताब की मैंने बात की। ओके। अगर मेरी अपनी किताब की बात करूं तो मेरा मानना है कि बॉम्बे आफ्टर अयोध्या नाम की किताब है जो मैंने लिखी है। इसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी है। 90 के दौर में अंडरवर्ल्ड कैसा था, कैसा अंडरवर्ल्ड बड़ा हुआ, फिर कैसे उसको खत्म किया गया और बीते 30 सालों में, मतलब 1992 से लेकर के 2022 तक मुंबई में जो भी बड़ी घटनाएं हुई उसको क्रॉनिकल किया है। और एक मुंबईकर के नाते और एक मुंबई में काम करने वाले पत्रकार के नाते मैंने जो कुछ भी देखा, बहुत सारी घटनाओं के बिहाइंड द कर्टेन सीन्स, वो तमाम चीज़ों को मैंने उसमें पेश किया है। तो एक वो किताब भी है। तो इसका हम लोग लिंक भी उसमें डालेंगे आपके पॉडकास्ट में। सो मुझे बताइए, अर्नब गोस्वामी और कुणाल कामरा, हु यू लाइक द मोस्ट? ऑब्वियसली कुणाल कामरा। Why not Arnab Goswami? I used to like Arnab Goswami till the time he was a sane person. Okay. I don't know how to describe him now. You ever worked with him? No, never. Okay. Thankfully. अगर आप पत्रकार नहीं होते, जर्नलिस्ट नहीं होते, तो आप क्या होते? अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो मैं शायद पुलिस फोर्स में होता। Seriously? हाँ। So that's all for the day. It's fun having conversation with FT. Jitendra Dixit. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Kiki bhai. Thank you.